हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत और लगातार जारी रखते हुए पोक्सो और पोस्ट पर आधारित सीरीज का सीरीज 13 करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, डीसी, एसी, एफओ, एएसओ, एसओ and other posts in KVS, NVS, EMRS, UPSC, SSC and Judiciary examinations। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में संपन्न परीक्षाओं में पोक्सो और पोस्ट पर आधारित क्वेश्चन है वो भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोक्सो और पोस्ट पर आधारित सीरीज का सीरीज 13 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 241 टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ विच कमिटी विल बी मॉनिटर्ड बाय द एम्प्लॉयर। नियोक्ता द्वारा किस समिति की रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की निगरानी की जाएगी? वुमेन कमेटी, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी। नियोक्ता किस समिति की रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करने के लिए निगरानी रखेगा, मॉनिटर करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा इंटरनल कमेटी। इंटरनल कमेटी का मतलब होता है आईसीसी होता है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसकी निगरानी करेगा, नियोक्ता करेगा, जिससे कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत कर दे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा इंटरनल कमेटी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अगला सवाल देख लेते हैं। 242 एज पर सेक्शन 19 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 एवरी एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर के बारे में कुछ पॉइंट बताए गए हैं सेक्शन 19 के तहत। पहला पॉइंट देख लेते हैं। प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस विच शैल इंक्लूड सेफ्टी फ्रॉम द पर्सन्स कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट एट द वर्क प्लेस। सेकेंड पॉइंट है डिस्प्ले एट एनी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन द वर्क प्लेस द पेनल consequences of sexual harassments and also the internal committee। और थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू सेंसिटाइज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एज वेल एज कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ऑफ द आईसीसी। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता की क्या जिम्मेदारी हो जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और डी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। सही उत्तर हमारा होगा सी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एज पर सेक्शन 19 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 एवरी एम्प्लॉयर, मतलब कि प्रत्येक नियोक्ता की एक जिम्मेदारी हो जाएगी। कौन कौन सी जिम्मेदारी है? पहला है प्रोवाइड ए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट एट द वर्क प्लेस। जो कार्यस्थल होता है वहां पर कार्य करने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाए। विच शैल इंक्लूड सेफ्टी फ्रॉम द पर्सन्स कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट एट द वर्क प्लेस, मतलब कि जो भी वर्क प्लेस पर कार्यस्थल पर लोग आते हैं उनसे सेफ्टी प्रोवाइड करना, उनसे सुरक्षित करना महिला को। और सेकेंड पॉइंट है डिस्प्ले एट एनी कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन द वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल की प्राइम लोकेशन पर डिस्प्ले किया जाएगा। क्या चीजें डिस्प्ले की जाएंगी? द पेनल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एंड ऑल्सो द इंटरनल कमिटी। सेक्सुअल हरासमेंट की दंडात्मक कार्रवाई होती है, उनको डिस्प्ले किया जाएगा, डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा। और साथ में इंटरनल कमेटी में कौन कौन मेंबर है, इंटरनल कमेटी है, उसको डिस्प्ले किया जाएगा। कहाँ पर? वर्क प्लेस के एक कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि प्राइम लोकेशन पर उसको डिस्प्ले किया जाएगा, जिससे हर कोई देख सके। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू सेंसिटाइज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। पोस्ट अधिनियम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वर्कशॉप लगाई जाएगी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, एज वेल एज कंडक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ऑफ द आईसीसी। आईसीसी के जो मेंबर हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है वो भी चलाया जाएगा, जिससे प्रोविजंस हैं अच्छी तरीके से लागू किए जाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। To question number 243, who will provide the ICC LCC with the necessary facilities to investigate the complaint and ensure the presence of the respondent and witnesses। शिकायत की जांच करने और प्रतिवादी एवं गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी या एलसीसी को आवश्यक सुविधाएं कौन प्रदान करेगा? एम्प्लॉयर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, चेयरमैन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। इनमें से कौन होगा जो शिकायत की जांच करने के लिए प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा और साथ में आईसीसी और एलसीसी जो भी मामला है उनके लिए आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी होगी कि जांच के लिए प्रतिवादी और गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए
और एलसीसी या आईसीसी के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे कि वो अपनी जांच कर सके और आवश्यक निर्देश दे सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा एम्प्लॉयर। क्वेश्चन देख लेते हैं 244। इफ द एग्रीव्ड वुमेन वांट्स टू फाइल ए कंप्लेंट ऑफ ऑफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860 or any other law in force for the time being, who will provide assistance to the woman? यदि पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता 1860 या इस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत अपराध की शिकायत दर्ज करना चाहती है तो महिला को कौन सहायता प्रदान करेगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एम्प्लॉयर, इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। पीड़ित महिला भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत या घटना के समय जो भी नियम या कानून लागू है उनके तहत अपराध की शिकायत दर्ज करना चाहती है तो उस महिला को सहायता कौन प्रदान करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा नियोक्ता की ये जिम्मेदारी होगी कि महिला इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत या जो भी कानून फोर्स में है उस समय का उसके तहत कोई कार्रवाई करना चाहती है, अपना केस दर्ज करना चाहती है तो सहायता कौन प्रदान करेगा? एम्प्लॉयर करेगा, नियोक्ता करेगा। अगला सवाल देख लेते हैं 245। अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013 till when a court may not take cognizance of an offence punishable under this act or any rule made thereunder। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 27 की उपधारा 1 के तहत कब तक कोई अदालत इस एक्ट या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है? अनलेस सच ए कंप्लेंट इज मेड बाय द एग्रीव्ड वुमेन, unless a complaint has been made in this regard by an authorized person of the ICC or LCC। सी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली। कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ए एंड बी। यानी कि पोस एक्ट या उस एक्ट के तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती कोई भी अदालत है। दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है। कब तक नहीं ले सकती? अनलेस सच ए कंप्लेंट इज मेड बाय द एग्रीव्ड वुमेन। अगर इस प्रकार की शिकायत महिला ने नहीं की है, पीड़ित महिला ने इस प्रकार की शिकायत दर्ज नहीं की है तो स्वतः संज्ञान है वो नहीं लिया जा सकता। और बी में बताया गया है अनलेस ए कंप्लेंट हैज बीन मेड इन दिस रिगार्ड बाय एन ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द आईसीसी और एलसीसी। जो आईसीसी या एलसीसी का कोई ऑथराइज्ड पर्सन इस तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहता है, कंप्लेंट नहीं करवाना चाहता है तो कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये बताया जाता है धारा 227 की उपधारा 1 के तहत कहा गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ए एंड बी ओनली। क्वेश्चन देख लेते हैं 246। हु वुड हैव रीजन टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द प्रिपरेटर if the aggrieved woman so desires at the workplace where the incident of sexual harassment has taken place where the preparator is not an employee। कार्यस्थल पर जहां यौन उत्पीड़न की घटना हुई है, जहां अपराधी कर्मचारी नहीं है, अगर पीड़ित महिला चाहती है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का कारण किसके पास होगा? मतलब कि कोई कार्यस्थल पर पीड़ित महिला के साथ में घटना हुई है जहां पर कि अपराधी है वो कर्मचारी नहीं है, उस कार्यस्थल पर अपराधी कर्मचारी नहीं है और अगर पीड़ित महिला चाहती है तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का कारण किसके पास है? कौन ये कार्रवाई शुरू करवा सकता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इंटरनल कमेटी, एम्प्लॉयर, लोकल कमेटी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एम्प्लॉयर। नियोक्ता की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि कार्यस्थल के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। जहां पर यौन उत्पीड़न की घटना हुई है और कोई अपराधी है उस कार्यस्थल का कर्मचारी नहीं है फिर भी वो कार्रवाई कर सकता है। पीड़ित महिला अगर शिकायत करती है तो वो कार्रवाई करवाने के लिए एम्प्लॉयर जिम्मेदार होगा, कारण बन जाएगा उसके पास में शिकायत दर्ज करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एम्प्लॉयर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 247। अंडर व्हाट रूल्स शैल एवरी एम्प्लॉयर कंसीडर सेक्सुअल हरासमेंट टू बी मिसकंडक्ट एंड इनिशिएट एक्शन फॉर सच मिसकंडक्ट। प्रत्येक नियोक्ता किस नियम के तहत यौन उत्पीड़न को कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई शुरू करेगा? अंडर सर्विस रूल्स, अंडर इंडियन पिनल कोड्स, अंडर कंडक्ट रूल्स, अंडर क्रिमिनल कोड्स। तो प्रत्येक नियोक्ता किस नियम के तहत यौन उत्पीड़न को कदाचार मानेगा और इस प्रकार के मिसकंडक्ट के खिलाफ वो कार्रवाई करेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा अंडर सर्विस रूल्स। जो नियोक्ता के यहाँ पर जो भी सर्विस रूल्स है उनके तहत मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा अंडर सर्विस रूल्स। क्वेश्चन देख लेते 248।
As per Section 20 of the POS Act 2013, what measures will the district officer take to create awareness about sexual harassment and women's rights? पोस अधिनियम 2013 की धारा 20 के अनुसार जिला अधिकारी यौन उत्पीड़न और महिला अधिकारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या उपाय करेंगे? ओपनिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, engaging non-governmental organizations. He will send circular to all departments to create awareness, sensitize about the consequences of sexual harassment. पोस अधिनियम 2013 की धारा 20 के अनुसार जिला अधिकारी यौन उत्पीड़न और महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला अधिकारी है वो क्या कार्रवाई कर सकता है, क्या उपाय अपना सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एंगेजिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि एनजीओ को इस कार्यवाही के लिए, इस प्रकार के केस सुनने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए एनजीओ को इंगेज कर सकता है, लगा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, एंगेजिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। Move to question number 249. What are the provisions made in section 21 of the POS Act 2013? पोस अधिनियम 2013 की धारा 21 में क्या प्रावधान किए गए हैं? 21 First, the ICC/LCC shall prepare an annual report in each calendar year and submit the same to the employer and the district officer. और बी में बताया गया 21(2) द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल फॉरवर्ड ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 टू द स्टेट गवर्नमेंट। सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन होगा ए ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। व्हाट आर द प्रोविजंस मेड इन सेक्शन 21 ऑफ द पोस एक्ट 2013? पोस एक्ट 2013 की धारा 21 में क्या प्रावधान किए गए हैं? दोनों पॉइंट ठीक हो जाते हैं। 21 फर्स्ट में बताया गया है द आईसीसी या एलसीसी जो भी मामला है शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट इन ईच कैलेंडर ईयर एंड सबमिट द सेम टू द एम्प्लॉयर एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। तो आईसीसी और एलसीसी एनुअल कैलेंडर है वो बनाएंगी और रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसके तहत कोई भी मामला आता है तो एम्प्लॉयर को रिपोर्ट किया जाएगा या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को रिपोर्ट किया जाएगा। और बी पॉइंट में बताया गया है 21 फर्स्ट 2 में द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल फॉरवर्ड ए ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द एनुअल रिपोर्ट्स रिसीव्ड अंडर सबसेक्शन 1 टू द स्टेट गवर्नमेंट। इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है प्रत्येक कैलेंडर ईयर में, तो उसके लिए एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सेक्शन 1 में जो रिपोर्ट आई थी उनको ब्रीफ किया जाएगा और भेजा जाएगा किसको? स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला सवाल देख लेते हैं 250। अंडर विच सेक्शन एन एम्प्लॉयर शुड प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू डील विद द कंप्लेंट एंड कंडक्ट एन इंक्वायरी एज पर द पोस एक्ट 2013? पोस अधिनियम 2013 के अनुसार किस धारा के तहत एक नियोक्ता को शिकायत से निपटने और जांच करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए? मतलब कि नियोक्ता है वो शिकायत से निपटेगा और साथ में जांच करने की सुविधा प्रदान करेगा। ये कौन सी धारा में बताया गया है? सेक्शन 19 फर्स्ट, सेक्शन 19 बी, सेक्शन 19 डी, सेक्शन 19 एफ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, सेक्शन 19 डी में ये बताया गया है कि नियोक्ता है वो शिकायत से निपटने और जांच करने की सुविधा प्रदान करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, सेक्शन 19 डी। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 251। द एम्प्लॉयर शैल इंक्लूड इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन द टोटल नंबर ऑफ केसेज रजिस्टर्ड इन द रेलेवेंट ईयर एंड देयर डिस्पोजल। If no such report is prepared in any institution, then to whom will the cases of sexual harassment be reported? नियोक्ता अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में प्रासंगिक वर्ष में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या और उनके निपटान को शामिल करेगा। मतलब कि वार्षिक रिपोर्ट करेगा और इस प्रकार के कुल मामले कितने आए हैं और कैसे उनका डिस्पोजल किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है, उसको शामिल करेगा। अगर किसी संस्थान में ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है तो यौन उत्पीड़न के मामलों की सूचना किसको दी जाएगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई संस्थान में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है तो यौन उत्पीड़न के मामलों की सूचना किसको दी जानी चाहिए नियोक्ता के द्वारा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। नियोक्ता है वहां पर इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई जाती है तो ऐसा कोई मामला आ जाता है तो ये सूचना दी जाएगी। इस प्रकार के मामलों की सूचना है वो दी जाएगी किसको? जिला अधिकारी को दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर।
Question number 252. Under subsection 1 of section 25 of the Post Act 2013, what orders may the government issue in writing in the public interest or in the interest of women employees at the workplace? पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा 1 के तहत सरकार सार्वजनिक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में लिखित में क्या आदेश जारी कर सकती है? Call upon the employer or district officer to produce written information relating to sexual harassment, authorize any officer to record and inspect the workplace in respect of sexual harassment, who shall submit a report within a specified period, or C option A, every employer or the district officer shall on demand produce before the inspecting officer all information, records and other documents relating to sexual harassment, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। मतलब कि पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 25 की उपधारा 1 के तहत सार्वजनिक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में लिखित में क्या आदेश जारी कर सकती है? कॉल अपॉन द एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू प्रोड्यूस रिटन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट, यानी कि नियोक्ता से या जिला अधिकारी से लिखित में इस प्रकार की सूचना मांग सकती है कि यौन उत्पीड़न वहां पर हो रहा है या इस प्रकार की कोई घटना हुई है, मामला आया है, तो लिखित में वो सूचना जारी करे, ऐसा बोल सकती है सरकार। साथ में बी पॉइंट में बताया गया है, ऑथराइज एनी ऑफिसर टू रिकॉर्ड एंड इंस्पेक्ट द वर्क प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। कोई ऐसा कर्मचारी है, अधिकारी है, उसको ऑथराइज किया जा सके जिससे वो उस प्रकार की घटना को रिकॉर्ड कर सके, उनका निरीक्षण परीक्षण कर सके उस कार्यस्थल पर। और साथ में हु सेल सबमिट ए रिपोर्ट विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, जो ऑथराइज अधिकारी लगाया गया है वो रिपोर्ट दे सकता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के तहत वो रिपोर्ट सबमिट करेगा। और सी में बताया गया है, एवरी एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेल ऑन डिमांड प्रोड्यूस बिफोर द इंस्पेक्टिंग ऑफिसर ऑल इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरासमेंट। तो जो ऑथराइज इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है उसको सारी इंफॉर्मेशन जमा करेगा, कोई रिकॉर्ड है उसको जमा करेगा, कोई यौन उत्पीड़न से संबंधित कागजात है उनको भी जमा करेगा एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। किसको जमा करेगा? इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को जमा करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 253। व्हाट इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू टेक द फॉलोइंग एक्शन एज पर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013। अगर कोई एम्प्लॉयर कोई कार्रवाई करने में फेल हो जाता है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 के तहत कोई कार्रवाई करने में फेल होता है, तो उसके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है, कुछ पॉइंट बताए गए हैं। पॉइंट देख लेते हैं। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटरनल कमिटी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 टेकिंग एक्शन अंडर सेक्शन 13, 14 एंड 22। थर्ड पॉइंट है contravenes or attempts to contravene or abates the contravention of any other provision of this act or any rule made thereunder। क्या होगा यदि नियोक्ता पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 26 की उपधारा 1 के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई करने में विफल रहता है? ही विल बी पनिश्ड विद ए फाइन। द फाइन में एक्सटेंड टू 50,000 रुपीज। नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। और डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली। सही उत्तर हमारा होगा डी, ए एंड बी ओनली। धारा 26 की उपधारा 1 के तहत अगर नियोक्ता कोई कार्रवाई करने में फेल होता है तो क्या किया जाएगा? ए और बी पॉइंट दोनों ठीक हो जाएंगे। ही विल बी पनिश्ड विद ए फाइन, उस पर आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और जो दंड की राशि है वो 50,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। तो ए और बी पॉइंट दोनों ठीक हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल देख लेते हैं 254। एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013, व्हाट कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 29 की उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए क्या जारी कर सकती है? नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, इश्यू ऑर्डर्स, रेफरेंडम, इलेक्शन प्रोमिसेस। तो क्या कार्रवाई की जा सकती है? पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 29 की उपधारा 1 के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने के लिए क्या कार्रवाई कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, मतलब कि एक राजपत्र जारी किया जा सकता है इसको लागू करने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। क्वेश्चन नंबर 255। एज पर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013,
What action will be taken if an employer, after being previously convicted of an offence punishable under this act, commits a second offence? पोस्ट अधिनियम 2013 की धारा 26 की उपधारा 2 के अनुसार यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए पहले दोषी ठहराए जाने के बाद दोबारा अपराध करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके कि धारा 26 की उपधारा 1 के तहत अगर नियोक्ता कोई कार्रवाई करने में फेल रहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि धारा 26 की उपधारा 2 में उसको फिर से दोषी माना जाए तो दोबारा क्या कार्रवाई हो सकती है? ट्वाइस द पनिशमेंट विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन ए फर्स्ट कन्विक्शन subject to the punishment being maximum provided for the same offense, cancellation of his license or withdrawal or non-renewal or approval or cancellation of the registration as the case may be by the government or local authority required for the carrying on his business or activity. सी ऑप्शन हो जाएगा नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द एम्प्लॉयर और डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली। सही उत्तर हमारा होगा डी, ए एंड बी ओनली। यानी कि नियोक्ता के खिलाफ धारा 26 की उपधारा 1 के तहत कार्रवाई की गई थी, उसके खिलाफ आर्थिक दंड लगाया गया था, परंतु इस प्रकार की फिर से गलती करता है तो क्या किया जाएगा? ट्वाइस द पनिशमेंट, जो भी पनिशमेंट दिया गया था उसके दुगना कर दिया जाएगा। विच माइट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन ए फर्स्ट कन्विक्शन, जो भी आर्थिक दंड लगाया गया था, पहली बार में आर्थिक दंड लगाया गया था, उससे दुगना लिया जाएगा। सब्जेक्ट टू द पनिशमेंट बीइंग मैक्सिमम प्रोवाइडेड फॉर द सेम ऑफेंस, अगर जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जा सकता है उसी प्रकार की गलती करने पर वो लगाया जाएगा। और साथ में कैंसिलेशन ऑफ हिज लाइसेंस, मतलब कि उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या वापस ले लिया जाएगा या उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा, उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। और साथ में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। एज द केस में बी द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन हिज बिजनेस और एक्टिविटी, जो भी वो कार्य कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है अगर नियोक्ता फिर से इस प्रकार की गलती करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट। अगला सवाल देख लेते हैं 256। Which section of the POS Act 2013 clarifies that no court below that of a metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class shall try any offence punishable under this act? पोस अधिनियम 2013 की कौन सी धारा स्पष्ट करती है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से नीचे की कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी? सेक्शन 27 फर्स्ट, सेक्शन 27 टू, सेक्शन 27 थ्री, सेक्शन 26 टू। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, सेक्शन 27 टू। सेक्शन 27 टू में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से नीचे की कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा सेक्शन 27 टू। अगला सवाल देख लेते 257। एज पर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 27 ऑफ द पोस एक्ट 2013 एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, पोस अधिनियम 2013 की धारा 27 की उपधारा 3 के अनुसार इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध किस प्रकार की श्रेणी का अपराध माना जाएगा? बेलेबल, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल, हीनियस क्राइम, किस प्रकार का अपराध माना जाएगा धारा 27 की उपधारा 3 के अनुसार? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा नॉन कॉग्निजिबल माना जाएगा, नॉन कॉग्निजिबल अपराध माना जाएगा। और साथियों नॉलेज मंडली स्मार्ट बोर्ड बता रहा है आपको नॉन कॉग्निजिबल अपराध है वो किस प्रकार का माना जाता है। ऑफेंसेज फॉर विच द पुलिस कैन नॉट मेक एन अरेस्ट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट आर नोन एज नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेज, असंज्ञेय अपराध माना जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा नॉन कॉग्निजिबल। अगला सवाल देख लेते हैं 258। एज पर सेक्शन 28 ऑफ द पोस एक्ट 2013 हाउ डज दिस एक्ट रिलेट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ करंटली इन फोर्स? पोस अधिनियम 2013 की धारा 28 के अनुसार यह अधिनियम वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों से कैसे संबंधित है? मतलब कि धारा 28 में ये बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत जो भी कानून है वो दूसरे कानूनों से किस प्रकार से संबंध रखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। The provisions of this act shall be in derogation of the provisions of any other law. The provisions of this act shall be in addition to any other law.
The provisions of this act shall override the provisions of any other law. The provisions of this act shall have precedence over the provisions of any other law. तो यहाँ पर बताया गया है क्या उससे कमतर है या उससे अधिक है या दूसरे जो भी वर्तमान में लिए या कानूनी प्रावधान है तो उनके ऊपर है या कम है या समान है, क्या है इस कानून के प्रावधान। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ। दूसरे जो भी कानून लागू है उनके अलावा ये कानून बनाया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एनी अदर लॉ। यानी कि दूसरे नियम है कानून है वो तो चल रहे हैं, उनके अलावा ये कानून बनाया गया है तो पैरेलल रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर हो जाएगा या किसी से कमतर होगा, दूसरे कानूनों को वो कम बना देगा, निष्प्रभावी कर देगा। उनके अलावा है वो प्रावधान तो रहेंगे ही रहेंगे, इनके अलावा पोष अधिनियम के प्रावधान है वो भी बना दिए गए हैं, वो भी लागू होंगे अगर यौन अपराध होता है तो। मूव टू क्वेश्चन नंबर 259। एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ द पोस्ट एक्ट 2013, if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this act, how can the central government remove such difficulties? पोष अधिनियम 2013 की धारा 30 की उपधारा 1 के अनुसार यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार ऐसी कठिनाइयों को कैसे दूर कर सकती है। बाई ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गेजेट, नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट। और सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है बी ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। पोष अधिनियम की धारा 30 की उपधारा 1 के अनुसार ये बताया गया है कि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी या लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करेगी इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए। बाई ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट, मतलब कि राजपत्र के द्वारा आदेश जारी किए जा सकते हैं उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए। और साथ में नो सच ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट। ये अधिनियम लागू होने के 2 साल के बाद में इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किए जा सकते, ऑफिशियल गजट के रूप में ऑर्डर हैं वो जारी नहीं किए जा सकते। अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है तो संसदीय कार्रवाई के तहत होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और साथियों देख लेते हैं पोक्सो और पोक्स पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस का सीरीज 13 का अंतिम क्वेश्चन 260। हु विल मॉनिटर द टाइमली सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द लोकल कमेटी। स्थानीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करने की निगरानी कौन करेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, एम्प्लॉयर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन। तो स्थानीय समिति यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी है वो समय पर रिपोर्ट सबमिट करे, इस प्रकार की निगरानी कौन करेगा, उस रिपोर्ट को जारी करवाने के लिए मॉनिटर कौन करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। साथियों आपको पता है कि एलसीसी का गठन है वो कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करता है। कोई कार्यालय में या कार्यस्थल पर आईसीसी नहीं है तो आईसीसी का गठन नहीं हो पाया है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, एलसीसी का गठन करेगा और उस एलसीसी की रिपोर्ट समय पर सबमिट हो जाए इसको मॉनिटर करेगा। कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा, जिला अधिकारी करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इस प्रकार से फ्रेंड्स पोक्सो एक्ट 2012 और साथ में 2019 में क्या अमेंडमेंट हुए थे और पोक्सो एक्ट 2013 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज सरिस का सीरीज 13 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 260 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए। ये क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे क्योंकि पुरानी परीक्षा में क्वेश्चंस हैं पोक्सो पर आधारित और पोस्ट पर आधारित है वो भर भर के पूछे गए थे। तो आगामी परीक्षा में भी ये पूछे जाएंगे जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, डीसी, एसी, एफओ, एसओ, एएसओ, ओएस और इसी प्रकार की पोस्ट के लिए इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस एंड जुडिशरी एग्जाम्स। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ये पोस्ट और पोक्सो पर आधारित क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथियों पोस्ट और पोक्सो पर आधारित सरिस का सीरीज है वो सारे तरीके के क्वेश्चन हैं वो लेकर के आई। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।